अजमल कमाल का मजमून, अच्छी उर्दू भी क्या बुरी शय है। अजमल कमाल 1989 से एक अदबी सहमाही आज शाये कर रहे हैं। फिक्शन, नॉन फिक्शन और शायरी के तर्जुमे करते हैं। इसके अलावा उर्दू और अंग्रेजी अखबारों और रिसालों के लिए मजामीन और कॉलम लिखते रहे हैं। कराची में मुकीम है। ये मजमून तनकीद.org नाम की एक वेबसाइट से लिया गया है, जिसके लिए हम इस वेबसाइट के शुक्रगुजार हैं। उर्दू के लिसानी और अदबी कल्चर की एक बात जिसकी तरफ मैं यहाँ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ और जो मेरे नजदीक इस जबान से वाबस्ता शनाख्ती सियासत की कुंजी है। यह अजीब रिवाज है कि शुरू ही से मुख्तलिफ अफराद और गिरोह एक दूसरे को बताते आए हैं कि तुम्हारी जबान मोतबर नहीं है और तुम अच्छी उर्दू न बोल सकते हो और न लिख सकते हो। ये रिवाज मुझे अफगानिस्तान में कई बरस तालिबान के जेर तसल्लुत कायम रहने वाली अमारत इस्लामी की याद दिलाता है, जिसमें बंदूक बरदार अफराद लोगों की दाढ़ियों और लिबासों की लंबाई नाप कर उनके ईमान की गहराई के बारे में फैसले बल्कि फतवे सादिर किया करते थे। इस लिसानी फिरका परस्ती का रिश्ता उर्दू की इब्तिदा के बारे में अजीबुल खिलकत और बाहम मुतजाद तसव्वुरात से मिलता है, जो मेरे इल्म के मुताबिक किसी और जबान के बारे में नहीं पाए जाते। हर जबान किसी खास जुग्राफियाई इलाके की होती है, जहां के बोलने वाले उसको सदियों के समाजी अमल में एक खास शक्ल देते हैं, जिसमें वक्त गुजरने के साथ साथ तब्दीलियां आती रहती हैं। हमारे खित्ते में बोली जाने वाली बाकी जबानों के सिलसिले में ऐसा कोई इब्हाम नहीं है कि ये कहाँ की जबान है और इसकी खुसूसियात क्या हैं। जैसे पंजाब के रहने वाले मुख्तलिफ लहजों और रंगों में जो जबान बोलते हैं, उसे पंजाबी का नाम दिया जाता है। जुग्राफियाई के लिहाज से लोग अपनी बोली को नई जबान का नाम देना चाहते हैं, जैसे सराइकी, जो माकूल और समझ में आने वाली बात है। लेकिन उर्दू की इब्तिदा के बारे में कुछ अनोखे तसव्वुरात राइज हैं। एक तहकीक तो मुस्तकिल चल रही है कि यह बलूचिस्तान में पैदा हुई थी, पंजाब में या बंगाल में, जहां से वो किसी माफौकुल फितरत अमल के नतीजे में दिल्ली के लाल किले में जा पहुंची, जहां वुस्त एशिया से आए हुए फातहीन आबाद थे, जिनकी असल जबान तो तुर्की थी, लेकिन वो मकामियों पर हुक्मरानी के लिए फारसी इस्तेमाल करते करते तारीख के किसी नामालूम मोड़ पर उर्दू के मालिक बन बैठे, जिसका असल नाम हिंदी था। इस खानासाज तारीख पर किसी को हैरत नहीं होती, क्योंकि हमारे यहाँ तारीख को जुग्राफिया से बिल्कुल अलग रखने का शगल आम है। इस्लामी तारीख एक सन से किसी एक जुग्राफियाई खित्ते में शुरू होती है, फिर कहीं और निकल जाती है, फिर उंदलस से होती हुई मोहम्मद बिन कासिम के साथ वो यहाँ आ पहुंचती है। यह दुनिया की गालिबन वाहिद तारीख है जो किसी इलाके और उसके रहने वालों की नहीं है। यही काम उर्दू जबान के साथ किया गया है। तारीख साज लोग जो भी कहें, हकीकत यह है कि उर्दू यानी हिंदी जबान जिस इलाके में बोली जाती थी, बदकिस्मती से उर्दू वालों ने उसका नाम लेना छोड़ दिया। उस इलाके को हिंदुस्तान कहते थे। अब तो हिंदुस्तान का नाम पूरे बर्र सगीर के लिए लिया जाने लगा है, वरना यह नाम कमोबेश उस इलाके का था जिसे अब सरहद के उस पार हिंदी बेल्ट कहा जाने लगा है। शिबली नौमानी 1857 से 1914 का एक मिसरा है। जे बम्बई चुबा हिंदोस्तान रसम शिबली, यानी जब मैं बम्बई से हिंदुस्तान पहुंचा। गोया बम्बई हिंदुस्तान की इस तारीफ में शामिल नहीं था। इसी तरह राजस्थान, पंजाब और बंगाल में इस खित्ते से आने वालों को हिंदुस्तानी बुलाया जाता था। 1947 के बाद पंजाब में इस इलाके से आने वाले लोगों को अव्वल अव्वल हिंदुस्तानी ही कहा गया। कलकत्ता में आज भी उन्हें हिंदुस्तानी कहा जाता है। एक मसला तो यह हुआ कि हिंदुस्तान की तारीफ बदल गई, जो एक अलग दिलचस्प मौजू है। फिर उर्दू की सियासत करने वाले मुराआत याफ्ता तबके ने यह तासुर देने की कोशिश की कि यह जबान पूरे बर्रे सगीर में बोली जाती है, जो हकीकत से कोसों दूर बात थी। वजह इसकी सियासी थी, क्योंकि दिल्ली और उसके इर्द गिर्द के हुक्मरान तबके इख्तिदार खोने के बाद नए जमाने में अपना तहजीबी असर और रसूख कायम रखना चाहते थे। अगरचे मुगल दरबार की जबान कभी उर्दू नहीं रही थी, लेकिन एक खास मौके पर उन्होंने मकामी जबान को, जिसे हिंदी, हिंदवी या हिंदुस्तानी कहा जाता था, फारसी की जगह अपना लिया और उसे नाम दिया जबाने उर्दू मौल्ला। यानी लाल किले और उसके इर्द गिर्द के इलाके में जहां तक मुगलों का इख्तिदार महदूद हो चुका था, बोली जाने वाली फारसी जदा मकामी जबान, जो अपने आप को बादशाह समझने वाला आखिरी मुगल हुक्मरान भी बोलता और लिखता था, और उससे वाबस्ता मुराआत याफ्ता लोग भी।
अखलाक अहमद दहलवी सन 1919 से 1992 ने अपनी किताब यादों का सफर में इसी तैमूरी घराने की एक खातून का जिक्र किया है जिनको सन 1857 के गदर के दिनों में लाल किले से भागने पर उनके दादा ने पनाह दी थी। उन खातून को लाल किले की निशानी समझा जाता था। अखलाक अहमद दहलवी के मुताबिक उनके बचपन में वो एक बुजुर्ग हस्ती के तौर पर उनके घर में रहती थी, जहां कूचा चीला के बासी मौलाना मोहम्मद अली जौहर और हकीम अजमल खान वगैरह उनकी बातें सुनने आया करते थे। एक पर्दा डाल दिया जाता था जिसके पीछे से वो अपनी बातें किया करती थी। एक दिन गुफ्तगू में उन्होंने तूती का लफ्ज इस्तेमाल किया तो हाजिरीन में से किसी ने कहा कि आपने इसे मुअन्नस बोला है, जबकि उस्ताद दाग दहलवी सन 1831 से सन 1905 ने इसे मुजक्कर बांधा है। दिल्ली के शरफा दाग को उस्ताद मानते थे क्योंकि वो अपनी जबानदानी का बड़े बुलंद बांग तरीके से ऐलान कर चुके थे। नहीं खेल ए दाग यारों से कह दूं कि आती है उर्दू जबां आते आते। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी जबां की है। दूसरे लफ्जों में सारी दुनिया में मेरी जबानदानी का चर्चा है। बाद में इस मिसरे को उर्दू की बाकी जबानों पर बरतरी के सिलसिले में भी इस्तेमाल किया जाने लगा। वो बुजुर्ग खातून इस पर तहक्कुमाना नखवत से बोली कि दाग तो लौंडी बच्चा था, उसका क्या ताल्लुक उर्दू से? उर्दू तो हम बताएंगे कैसे बोली जानी चाहिए। अब ये रिवायत शायद मुकम्मल सही न हो क्योंकि अखलाक अहमद दहलवी खासे गब्बास थे, लेकिन इससे मुस्तनद, मोतबर और अच्छी उर्दू के सिलसिले में कायम की जाने वाली बेबुनियाद हिफ्ज़ मरातिब या हायरार्की की निशानदेही जरूर होती है, जिसका चलन आम था और इल्मी दुनिया में अब भी है। आगे चलकर वो बताते हैं कि उन्हें खारी बाउली जाकर अपने दोस्त शाहिद अहमद दहलवी सन 1906 से सन 1967 के साथ खेलने की इजाजत न थी कि डिप्टी नजीर अहमद सन 1830 से 1912 के पोते कहीं उनकी जबान खराब न कर दें, क्योंकि डिप्टी साहब की ससुराल जरूर दिल्ली की थी लेकिन वो खुद बिजनौर के रहने वाले थे। बहरहाल ये कमोबेश तस्लीम शुदा चीज थी कि किसी मुहावरे, रोजमर्रा या किसी लफ्ज की तस्कीरो तानीस के सिलसिले में उर्दू में इन्हीं मामूली बातों पर होने वाली सरफटौल को इल्मी बहस समझा जाता है। लाल किले से तस्दीक होगी तो उसे मुस्तनद माना जाएगा। दुनिया की किसी और जबान में ऐसा नहीं होता। जबान उसे बोलने वाले आम लोग बनाते हैं और वक्त के साथ साथ वही उसे बदलते भी हैं। दुनिया की हर जबान में यही उसूल तस्लीम किया जाता है, तो फिर उर्दू के सिलसिले में क्यों नहीं? मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली सन 1837 से 1914 का कहना था कि उर्दू उसकी मुस्तनद है जो दिल्ली और उसके आसपास का रहने वाला हो और मुसलमान हो। अब जबान का ताल्लुक तो किसी मजहब से नहीं हो सकता। पंजाब में रहने वाले सिख, मुसलमान और हिंदू सब पंजाबी बोलते हैं। यही मामला बंगला, सिंधी और दूसरी जबानों का है। जूं जूं मुगलों का इख्तिदार कमजोर पड़ता गया, मुख्तलिफ सूबे अलहदा रियासतें बनने लगे। जैसे अवध, जबान के मामले में भी अवध का सदर मकाम लखनऊ एक अलग मरकज बन गया। लखनऊ वालों की कोशिश थी कि मुस्तनद जबान वाले तसव्वुर पर, जो असलन बेबुनियाद था, उस दरबार और उससे वाबस्ता उमरा और उलमा की इजारादारी हो जाए। एक लंबे अरसे तक लखनऊ और दिल्ली के माबैन ये कशमकश रही कि किसका रोजमर्रा, मुहावरा और लहजा मुस्तनद है। ये सिलसिला बहुत बाद तक चलता रहा। मसलन पाकिस्तान में सन 1960 के बरसों में शाहिद अहमद दहलवी और जोश मलिह आबादी सन 1894 से 1982 के दरमियान ये बहस चल रही थी कि कौन सी जबान मोतबर है। जोश के नजदीक दिल्ली की यानी शाहिद अहमद के दादा डिप्टी नजीर अहमद की जबान मुस्तनद नहीं थी, जबकि शाहिद अहमद कहते थे कि लखनऊ वालों की जबान तो पूरब के लौंडे लपाड़ों की बोली ठोली है। जी, वही शाहिद अहमद जिनके साथ खेलने को अखलाक अहमद की वालिदा मना करती थी। 1860 में अंग्रेजों ने गदर या जंग आजादी को, जो कुछ भी आप इसे कहना चाहें, निमटाने के बाद यह फैसला किया कि ऊंचे हुकूमती दर्जों जैसे आला अदलिया, तालीम के आला इदारों और सिविल सर्विस में फारसी की जगह अंग्रेजी को रखा जाएगा, जबकि निचली सतह यानी प्राइमरी तालीम, थाने, कचहरी, डाक खाने, आबपाशी, पटवार वगैरह में मुकामी जबानों को शामिल किया जाएगा। अक्सर जगहों पर तो इससे कोई मसला पैदा नहीं हुआ। जैसे सिंध में सबको मालूम था कि वहां मकामी जबान सिंधी है। उसी तरह बंगाल में निचली सरकारी सतह पर बंगाली राइज हो गई। लेकिन मुश्किल आ गई उस इलाके में जिसे बाद में यूपी कहा गया, यानी मौजूदा हिंदी बेल्ट के एक हिस्से में। वहां जबान का रिश्ता रस्मुल खत से जोड़कर बड़ा हंगामा बर्पा किया गया।
حالانکہ عوام، جسے پہلے رعایا یا رعیت کہا جاتا تھا، کی اکثریت 97% تو لکھ پڑھ ہی نہیں سکتی تھی، لہٰذا لکھاوٹ سے زبان کا تعلق جوڑنا مضحکہ خیز تھا۔ لیکن دہلی کے نزدیک ہونے کے باعث، جہاں مسلم امراء کا اثر و رسوخ تھا، نچلے درجوں کی حکومتی نوکریوں کے لیے اردو جاننے کو لازمی قرار دیا گیا۔ ادھر آبادی کے ایک بڑے طبقے یعنی ہندوؤں نے ناگری رسم خط میں پڑھنا شروع کیا ہوا تھا۔ ان کا انگریز حکمرانوں سے کہنا تھا کہ آپ تعلیم تو عام کر رہے ہو، لیکن ملازمتوں کے دروازے ہم پر بند کر رہے ہو۔ اس کے نتیجے میں ایک پوری تحریک چلی جس کا مطالبہ تھا کہ ناگری اسکرپٹ کو بھی ملازمت کی شرائط میں شامل کیا جائے۔ سن 1900 میں یوپی، اس وقت نارتھ ویسٹ پروونسز اینڈ اودھ کے گورنر میک ڈونلڈ نے ایک حکم جاری کیا جس کے تحت ناگری رسم خط جاننے والوں کو بھی ملازمتوں کے لیے قابل قبول مانا گیا۔ اس حکم میں کہیں بھی اردو کو معزول نہیں کیا گیا تھا، لیکن ملازمتوں پر اجارہ داری کے خاتمے کے امکان نے اس تنازع کو سیاسی شکل دے دی، لہٰذا اردو کی بقا کو ملازمتوں اور سرکاری اور ریاستی سرپرستی سے جوڑ دیا گیا۔ اسی کو اردو کا فروغ، ترویج و ترقی کہا جانے لگا۔ اردو کی خدمت کا عجیب فقرہ ایجاد کیا گیا جو آج تک رائج ہے۔ کیا آپ نے کبھی دریا میں کشتی چلانے والے کو یہ کہتے سنا ہے کہ وہ دریا کی یا کشتی کی خدمت کر رہا ہے؟ مطلب صرف یہ تھا کہ اس وقت جو لوگ اردو میں ماہر تھے انہیں سرکاری سرپرستی اور ملازمتیں زیادہ ملیں۔ اس لڑائی میں ہندی اور اردو والوں نے اپنی اپنی زبان کے بارے میں مبالغہ آمیز دعوے کیے، جیسے ہندی والے کہتے تھے کہ ہندی پورے ہندوستان یعنی بر صغیر میں بولی جاتی ہے، یہ کہتے تھے اردو پورے ہندوستان یعنی بر صغیر میں بولی جاتی ہے۔ دونوں ہی دعوے بنگلہ، تمل، سندھی، گجراتی یا کوئی اور زبان بولنے والوں کی نظر میں محض فراڈ تھے۔ اسی زمانے میں پنجابی مسلمانوں نے اردو کو اپنا لیا۔ اس کی وجہ بھی شناختی سیاست تھی، کیونکہ پنجاب میں سن 1843 تک سکھوں کی حکومت رہی تھی، جس دوران مسلمان سکھا شاہی سے سخت نالا رہے تھے۔ رنجیت سنگھ کے تخت لاہور سے پہلے مغلوں نے سکھوں کو دبا کر رکھا ہوا تھا، لہٰذا نئے حالات میں پنجابی مسلمانوں نے پنجابی کو سکھوں سے منسوب کر کے نئے استعمالات کے لیے رد کر دیا اور تعلیم اور ملازمتوں کے لیے اردو کو ترجیح دی۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہریانہ اور ہماچل کے علاقوں کے ساتھ ساتھ موجودہ خیبر پختونخوا بھی اس وقت پنجاب ہی کا حصہ تھا اور 20ویں صدی کے ابتدائی برسوں تک رہا، اور وہاں کے غیر پنجابی باشندوں کے پنجابی زبان کو اختیار کرنے کی کوئی معقول وجہ نہیں ہو سکتی تھی۔ سن 1860 کے بعد اردو پنجاب کے پرائمری اور ہائی اسکولوں میں پڑھائی جانے لگی تھی۔ اسی دور میں پرنٹنگ پریس بھی عام ہو چکا تھا۔ اردو صحافت کا مرکز بھی پنجاب بن رہا تھا۔ جب کوئی آبادی کسی زبان کو اپنا لیتی ہے تو اس پر اختیار کا حق بھی رکھتی ہے۔ پنجابی مسلمانوں نے خود ہی طے کرنا تھا کہ وہ زبان کیسے بولیں گے۔ لکھنؤ اور دہلی والوں سے پوچھ پوچھ کر تو نہیں بولنا اور لکھنا تھا۔ بعد میں اردو کے بیشتر بڑے صحافی، ادیب اور شاعر اس وسیع تر پنجاب ہی سے آئے اور اردو پر ان کا اختیار جائز طور پر قائم ہو گیا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جس کا کچھ کیا نہیں جا سکتا۔ گویا شناختی سیاست کا پہلا مرحلہ تو وہ تھا جب اردو والوں یعنی ہندوستانیوں نے ہندی سے اپنے آپ کو علیحدہ کیا۔ اب دوسرے مرحلے میں ان کو فکر تھی کہ اردو کی اجارہ داری ان سے چھن نہ جائے۔ شمالی ہندوستان سے جو لوگ پنجاب آ کر آباد ہوئے اور سن 1947 کے بعد تو ظاہر ہے کہ بڑی تعداد میں آئے، انہیں ہندوس توڑے پکارا جاتا تھا۔ منٹو کی کہانی ٹوبا ٹیک سنگھ میں بھی یہ لفظ ملتا ہے۔ جواب میں وہ پنجابڑوں یا پنجابی ڈھگوں کے لہجے اور رہن سہن کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ سب لسانی سیاست کا حصہ تھا کہ نئی ریاست میں ملازمتیں اور سرپرستی کسے ملے گی۔ سن 1947 کے بعد پاکستان میں شناختی سیاست ایک نیا لسانی رخ اختیار کرنے والی تھی۔ کرسٹوفر کنگ نے اردو ہندی جھگڑے کے موضوع پر اپنی تحقیقی کتاب ون لینگویج ٹو اسکرپٹس میں ہندی اور اردو صحافت و اشاعت کے ابتدائی سالوں کے اعداد و شمار دیے ہیں۔ یوپی اور دوسرے علاقوں میں اردو اس میدان میں ہندی کا مقابلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ ایک تو مسلمان آبادی کا صرف 15-20% تھے، پھر اردو والوں کا تصور تھا کہ ان کی زبان لال قلعے کی ہونے کی بدولت سرکاری سرپرستی کی محتاج ہے۔ اس زمانے کی اردو کتابوں میں قیمتیں درجوں کے حساب سے رکھی جاتی تھیں۔ عوام الناس سے ایک قیمت لی جاتی تھی، روسا کے لیے ایک اور قیمت، اور والیان ریاست کے لیے کچھ اور ہدیہ رکھا جاتا تھا۔ انجمن ترقی اردو اورنگ آباد میں جا کر بنی کیونکہ حیدرآباد ریاست نے اس کے لیے پیسہ فراہم کیا تھا۔ اس کے برعکس ہندی میں اشاعت کرنے والوں نے بنیادی طور پر اپنے خریداروں پر انحصار کیا
और चूंकि वो आबादी के 80-85% हिस्से के लिए छाप रहे थे, तो कुछ ही अरसे में हिंदी किताबों, अखबारों और रिसालों की सर्कुलेशन उर्दू से कई गुना हो गई। हिंदी बेल्ट के बहुत बड़े नॉवेल निगार प्रेमचंद उर्दू में लिखते थे, लेकिन उनकी बोली मकामी रंग में थी और उनकी जबान को कभी मुस्तनद तस्लीम नहीं किया जा सकता था। फिर उर्दू के मुसलमान अदीबों के बरक्स वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं लिखते थे। उनकी कई किताबें हिंदी में पहले शाये हुई। अपने एक खत में वो लिखते हैं कि हिंदी में न छपवाऊं तो फिर खाऊं कहां से। यूपी से कुछ नाशिरों और मुदीरों ने भी, जिनमें हिंदू भी शामिल थे, पंजाब में आकर प्रिंटिंग प्रेस लगवाए और रिसाले जारी किए, क्योंकि यहाँ उर्दू इशाअत कामयाब और मुनाफा बख्श काम था। उर्दू बोलने और इस्तेमाल करने वालों यानी अहले जबान और गैर अहले जबान दोनों के शनाख्ती बुहरान का ताल्लुक उनके मजहब से भी है। सामने की बात है कि बर्रे सगीर के 99% मुसलमान अपना पुराना मजहब छोड़कर इस्लाम में आए हैं। जाहिर है कि वो इसी धरती से ताल्लुक रखते हैं। पंजाब में तो ये बिल्कुल वाज़ेह है, जहां अक्सर लोगों के खानदानी नाम भी हिंदुओं और सिखों जैसे हैं। लेकिन एक अफसानवी बात बनाई और फैलाई गई जो आज तक राइज है। लोग अपनी बात शुरू ही यहां से करते हैं कि जब मुसलमान हिंदुस्तान में आए। अरे भाई, मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं आए, बल्कि यहाँ की आबादी के 15-20% हिस्से ने अपना मजहब तब्दील कर लिया। इसे मानने में क्या हरज है? इस तब्दीली से मजहब तो वही हो गया जो दुनिया के दूसरे इलाकों में बसने वाले मुसलमानों का है, लेकिन रहने वाले तो आप वहीं के रहे ना। यहाँ कुछ ऐसा तासुर दिया जाता है जैसे हम कहीं और से आए थे शायद, और अपना रहन सहन भी वहीं कहीं से लाए थे। मुसलमान हुक्मरानों और जमींदारों के लिए यह शनाख्त का एक अहम जुज्व बन गया कि वो अपना नाता वस्ती एशिया, अफगानिस्तान या अरबी इलाकों से जोड़ें। हमारे कल्चर में बैरूनी माल और जबान की कशिश तो शुरू ही से रही है। सियासत और तारीख के अमल में फारसी और अरबी के जो लफ्ज उर्दू में शामिल हुए, उन्हें एक खास मकाम हासिल है, जैसे ये शायद ऊंची जात के अल्फाज हों, और जो मकामी अल्फाज हैं वो शायद नीची जात के हैं। नित नए उसूल वज़ा किए गए। मसलन फारसी और हिंदी अल्फाज के माबैन इजाफत नहीं लगा सकते। अब फारसी में तो इजाफत लगाने का एक ही तरीका है। फारसी बोलने वाले ये उसूल नहीं समझ सकेंगे, लेकिन यहाँ हमने जात पात की एक दीवार खड़ी कर दी। एक पूरी सियासी तहरीक चलाई जाती रही है, जिसके तहत जिस जबान में फारसी के लफ्ज और तरकीबें ज्यादा थीं, वो उतनी ही मुस्तनद ठहरी। मजीद ये कि मकामी अल्फाज को तर्क कर देना चाहिए और उनकी जगह फारसी अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए, जैसे कि आना नहीं कहना चाहिए, तशरीफ लाना या हाजिर होना कहना चाहिए वगैरह। इसी बिना पर यह दावा किया जाता है कि उर्दू किसी जबान का नहीं, बल्कि एक खास तहजीब का नाम है। उर्दू को जिस तरह एक सियासी और मजहबी कॉज बनाया गया है, उसमें सारे वही हथकंडे इस्तेमाल हुए जो इस्लाम का सियासी इस्तेमाल करने के सिलसिले में इस्तेमाल किए जाते हैं। मसलन उर्दू के बारे में कहा जाता है कि इसे नाफिज करना चाहिए। इस्लाम के बारे में भी यही कहा जाता है कि उसे नाफिज करना चाहिए। फिर क्योंकि इस्लाम के बुनियादी मतन कुरान, हदीस और रिवायात अरबी जबान में है और आम लोग अरबी नहीं जानते, इसलिए उलमाए दीन का वजूद बहुत जरूरी है जो लोगों को बताएं कि इस्लाम क्या है और उस पर अमल कैसे करना है। इसी तरह से उर्दू आपको क्या पता किस तरह बोली जाती है, इसलिए कुछ उलमाए शेर व अदब होने चाहिए जो आप पर लिसानी हुक्मरानी कर सकें। अगर आपको कोई मजहबी मसला दरपेश हो तो आप मौलवी के पास जाते हैं पूछने के लिए। इसी तरह जो गैर अहले जबान उर्दू लिखते पढ़ते हैं, उनको इन उलमा से रुजू करना चाहिए जबानो बयान की तसीह कराने के लिए। अगर आप हल्क से ऐन और काफ की आवाज नहीं निकाल सकते, तो समझा जाता है कि आपका इस्लाम कमतर है और आपको मौलवियों से रहनुमाई लेने की जरूरत है। इसी तरह उर्दू भी कुछ लोगों की बरतर करार पाई और बाकियों को उनसे पूछ पूछ कर बोलना चाहिए वगैरह। हिंदी से बहुत अरसा उलझने के बाद भी उर्दू का एहसास बरतरी खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये सिलसिला सन 1947 के बाद भी चलता रहा। अब उनके साथ पंजाबी भी शामिल हो गए, क्योंकि तकसीम के बाद के अव्वलीन बरसों में फौज में पंजाबी गालिब थे, अब भी हैं, और अफसरशाही में उर्दू बोलने वालों का राज था जो अब नहीं है। सियासी ताकत पर कब्जा करने की हद तक इन दोनों गिरोहों के मफादात एक से थे। पंजाबियों और हिंदुस्तानियों ने सबसे पहले उर्दू को बंगालियों के खिलाफ इस्तेमाल किया। यह तय कर दिया गया कि पाकिस्तान की सरकारी जबान उर्दू होगी। पंजाबियों का अपना तजर्बा यह था कि जब वो अपनी जबान को गैर मुस्लिमों की जबान समझकर तालीमी और सरकारी जिंदगी से खारिज कर सकते हैं, तो दूसरों को भी ऐसा कर लेना चाहिए। लेकिन वो ये भूल गए कि बंगालियों का रिश्ता अपनी जबान से बिल्कुल और तरह का था। यही हाल सिंधियों का भी था।
इन दोनों कौमों का कहना यह था कि उर्दू को राब्ते की जबान मानने का मतलब ये कहां से हो गया कि हम अपनी जबान छोड़ दें। मशरकी बंगाल वालों का कहना यह था कि हमने मसलन बलूचिस्तान जाकर तो कारोबार करना नहीं, हमारा रोज का लेन देन तो बंगाली में ही होता है। लेकिन यहाँ से जो अफसर और फौजी लोग वहां जाते थे हुकूमत करने के वास्ते, उनके लिए बंगाली सीखना तो हद तक की बात थी। एक तो वैसे ही बंगाली बाएं से दाएं लिखी जाती है, जो गैर मुस्लिम जबान की निशानी है। फिर उसमें संस्कृत के बहुत से अल्फाज शामिल हैं, तो वो कैसे मुसलमानों की जबान हो सकती है। बंगालियों के बारे में यह तयशुदा था कि उनका इस्लाम भी हमसे कमतर है और उनकी जबान भी। सन 1971 में बंगालियों का किस्सा तो निमट गया। उसके बाद से कराची और पंजाब में उर्दू सहाफत और मीडिया के दबाव से उर्दू अब पूरे पाकिस्तान की जबान है। पिछली मर्दमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान के कोई 7% लोग हैं जिन्होंने अपनी मादरी जबान उर्दू लिखवाई। उनके सिवा बाकी सारे लोग कम से कम 2 जबानें यकसा महारत से बोल और समझ सकते हैं। ये खासियत शुमाली हिंद के लोगों में कुदरती है। हत्ता के अंग्रेजों ने जब मर्दमशुमारी में लाजमी करार दिया कि लोग एक मादरी जबान का ऐलान करें, तो वो सोच में पड़ जाते थे कि किस जबान का इंतखाब करें, क्योंकि वो पंजाबी भी बोलते थे, हिंदुस्तानी भी और मकामी बोली भी। मशरकी यूपी के लोग अपने घर में पूर्वी और भोजपुरी बोलते थे, जिसको उर्दू ही नहीं माना जाता। लेकिन उन्होंने भी मर्दमशुमारी में अपनी मादरी जबान उर्दू ही लिखवाई। मगर उर्दू पर तो कब्जा था लाल किले का और लखनऊ का, तो वो जो खालिस इस्लाम की तरह धुली हुई खालिस जबान थी, उसको उन्होंने अपनी मादरी जबान कह दिया। अब मादरी जबान उनकी वो हो गई जिसमें वो अपनी माँ से बातचीत नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी समझ में ही नहीं आएगी। ये सब शनाख्ती सियासत के करिश्मे थे। एजाज अहमद ने अपने एक लेक्चर में बहुत पते की बात लिखी है कि अंग्रेजों ने अपने यूरोपियन तजुर्बे से खुद ही यह अख्स कर लिया था कि किसी इलाके में रहने वालों की एक ही जबान होती है। लेकिन बर्रे सगीर में यह बात बिल्कुल ही गैर हकीकी थी। यहाँ तो लोग अपनी जबान का नाम तक नहीं रखते, उसे भाषा कह देते हैं। इंडोनेशिया और मलेशिया वाले अपनी जबानों को बहासा इंडोनेशिया और बहासा मलेशिया कहते हैं। मियां मोहम्मद बख्श सन 1830 से 1907 सैफुल मुलूक में अपनी जबान को हिंदी कहते हैं। इसी तरह कई मराठी अपनी जबान को हिंदी का नाम देते हैं। लेकिन अंग्रेजों ने लिसानी सर्वे के दौरान यहाँ लाजिम कर दिया कि एक ही मादरी जबान मुंतखब करनी है, तो लोग उस वक्त के सियासी हालात के हिसाब से इंतखाब किया करते थे। उर्दू की बरतरी की सारी तहरीक सियासी थी, बशमूल इस बात के कि अगर आप खालिस उर्दू नहीं बोल सकते तो आप अच्छे मुसलमान नहीं हो सकते। मकसद ये नहीं था कि लोग अपनी जबान छोड़कर उर्दू इख्तियार कर लें। किसी के घर में जाकर तो नहीं देखा जाता कि कौन सी जबान बोली जा रही है। गरज ये थी कि तालीमी और इंतजामी सतह पर जहां मुलाजमतें मिलती हैं, उर्दू की बालादस्ती तस्लीम की जाए। 1970 के बाद से जब पहली दफा बालिग राय दहंदगी की बुनियाद पर वोट डाले गए थे, खवास और अवाम के दरमियान फर्क उसूली तौर पर खत्म हो रहा है। किसी भी किस्म की जमहूरियत में तादाद की अहमियत मुसल्लिमा है। इब्तिदा में तो उलमाए ज़बान और तहजीब इस बात पर मुअतरिज़ थे कि आलिम और जाहिल दोनों का एक वोट कैसे हो सकता है। लेकिन अब कोई शख्स अगर अनपढ़ है तो उसका कहना है कि तालीम की कमी को मेरी माजूरी कैसे समझा जा सकता है। मुझे तो वोट डालने का शौक ही इसलिए है कि समाजी नाहमवारी को दूर करने में किरदार अदा कर सकूं। अगर इस तरह की शर्तें लगा दी जाएं कि असेंबली में सिर्फ ग्रेजुएट जा सकते हैं, तो फिर भाई ग्रेजुएटों को तो पहले ही गैर तालीम याफ्ता लोगों से ज्यादा हुकूक हासिल है। फिर पार्लियामेंट का फायदा क्या है? नंबरों का दबाव ही उर्दू वालों को यह कहने पर मजबूर करता है कि उर्दू बोलने वालों की तादाद के लिहाज से दुनिया की तीसरी या शायद दूसरी या चौथी बड़ी जबान है। लेकिन इस तादाद में तो हिंदी बोलने वाले भी शामिल कर लिए जाते हैं। दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि उर्दू तो वो है जो अरबी रस्म खत में लिखी जाती है। कभी कहा जाता है कि उर्दू सभी अक़वाम बशमूल पंजाबी, सिंधी, पश्तून और बलोच समझते या बोलते हैं, लेकिन इन अक़वाम की उर्दू खालिस नहीं है। तो खालिस उर्दू की तारीफ करना फिर मुश्किल हो जाता है। जब तक हम कुएं के मेंढक बने रहें, तब तक तो उर्दू बरतरी की सियासी बुनियाद किसी हद तक महफूज रहती है, लेकिन जैसे ही बाहर सर निकालते हैं, उसका इल्मी बुनियाद पर दिफा करना नामुमकिन हो जाता है। नोट: इस मजमून का उन्वान कराची के शायर और सहाफी पीरजादा सलमान के तहरीफ करदा मिसरे पर मुश्तमिल है। इसे इस्तेमाल करने की इजाजत देने पर मैं उनका ममनून हूँ, अगरचे मजमून में कही गई बातों की जिम्मेदारी किसी भी तरह उन पर आयद नहीं होती।